तो ये शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैक बॉन्डिंग के बारे में। देखिए, अभी हम लोग अडेप्टेशन बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और अडेप्टेशन बॉन्ड्स बेसिकली हमारे पास में 3 टाइप के हैं: बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग। उसमें से बनाना बॉन्डिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज बारी है बैक बॉन्डिंग की। मैं अपना पूरा एफर्ट इस काम में लगाऊंगा और आपको मैक्सिमम नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। जितना मैंने आज तक सीखा है, जितना इस बारे में जानता हूं, वो सारी की सारी नॉलेज मैं आपको ट्रांसफ़र करूंगा ताकि आप इस नॉलेज का मैक्सिमम यूज़ करके आगे इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बैक बॉन्डिंग, राइट। चलिए, तो पूरे फोकस के साथ में आपको चीज़ें समझनी हैं और डाउट नाम की कोई चीज़ बचेगी नहीं, वैसे भी दैट्स फॉर श्योर। चलिए, तो देखो, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग काफ़ी हद तक सबसे पहली बात जो आप कह सकते हैं वो पहली बात यही होगी कि बैक बॉन्डिंग में भी नॉर्मली, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी आगे आएंगे, बट बैक बॉन्डिंग में नॉर्मली हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज इनकम्प्लीट, राइट। सबसे पहली बात आप लोग क्या बोलोगे, इन जनरल ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज इनकम्प्लीट। ठीक है ना। नॉर्मली जो आपके पास में सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। बैक बॉन्डिंग का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? बैक मतलब पीछे से, हाँ, पीछे से जो बॉन्ड बनता है। जैसे हमारे पास में कोई सा एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होता है और उस सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में पेरिफेरल एटम्स होते हैं। तो पेरिफेरल एटम्स एक बॉन्ड से तो बंधे हुए ही, अगर वो वापस से कुछ बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग यहाँ पर हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, हाँ, बेसिक में भी एडवांस लेवल तक जाएंगे, लेकिन बैक बॉन्डिंग आप एक और जगह पढ़ेंगे, दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट। तो कुछ आइडिया देने की मैं कोशिश करूंगा आपको। खैर, आप लोग यहाँ देखिए, इन जनरल द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज इनकम्प्लीट, इन जनरल, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल ले लो सीधा, नहीं, एक और क्राइटेरिया बता देते हैं। आप लोग कहोगे सर इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, नहीं। अपना अल्टीमेट टारगेट क्या है कि इस लेवल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि उसके बाद आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें, अपने टीचर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें ना। बहुत बार ऐसा भी कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ऐसा किया है ना, तो आप भी कर सकते हैं। तो इन जनरल द ऑक्टेट ऑफ, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जिस लगन के साथ में, जिस मेहनत के साथ में सीख रहे हैं, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आप अपने टीचर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ध्यान दे सकते हैं। खैर, तो इन जनरल द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज इनकम्प्लीट। सेकेंड बात क्या है, पेरिफेरल एटम्स हैव लोन पेयर। ठीक है, जो पेरिफेरल एटम्स है उसके पास में क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारे पास में एग्जाम्पल्स कौन से, एक जामफल है, हम लोग कई बार स्कूल में ऐसा बोलते थे, एक जामफल है। जामफल मीन्स अमरूद होता है। तो
मारवाड़ी लैंग्वेज में बोल लेते हैं ऐसा, राजस्थानी इसको बोलते हैं BF3, BCl3, BBr3, BI3, BOH3। देखिए बोरोन की किस्मत में ब्रिज बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि बोरोन का साइज छोटा है, तो उसके सराउंडिंग में 4 हेलोजन एटम्स इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो इसकी किस्मत में क्या नहीं है, इसकी किस्मत में ब्रिज बॉन्डिंग नहीं है, जो किसकी किस्मत में थी, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की किस्मत में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत ढंग से समझाया है, आपने अगर नहीं देखा हो तो जाइए देखिए, सुकून मिलेगा। हमारे पास में जो बोरोन होता है, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। मैं क्लियर कर देता हूं, ये बोरोन है 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है, शेल की काउंटिंग हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस फॉर्मेट में होती है ना। आउटर मोस्ट सबशेल की बात की जाए तो यहाँ पर 2p आउटर मोस्ट सबशेल है, लेकिन अगर मैं कहूँगा आउटर मोस्ट शेल कौन सा है प्यारे बच्चों, तो आउटर मोस्ट शेल हमेशा सेकंड होगा, है ना। आउटर मोस्ट सबशेल कौन सा है, तो 2p है। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, तो सेकंड है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब बोरोन ने अगर मान लो अगर 3 बॉन्ड बनाए, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में पता ही है आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन बना रहे अपन 2 3 4 5 6 7, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो बोरोन जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो उस केस में भी इसका ऑक्टेट तो पूरा नहीं होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये जो सेंट्रल एटम आपको दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए और 2 इसको यहाँ से मिले, तो इसका सेक्सटेट पूरा हो गया। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास में है, बट इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। अगर ऑक्टेट पूरा नहीं है, प्राचीन समय से, प्राचीन काल से हम लोग ये पढ़ रहे हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के टाइम की बात है कि किसी एटम को अगर स्टेबल होना है तो उसको नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ऑक्टेट उसका कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ ऑक्टेट पूरा नहीं है। और अडेप्टेशन बॉन्ड्स का फाउंडेशन वही है, जो आपके अडेप्टेशन बॉन्ड्स हैं, चाहे वो बैक बॉन्डिंग हो, चाहे ब्रिज बॉन्डिंग हो, चाहे बनाना बॉन्डिंग हो, उनका फाउंडेशन क्या है? उनका फाउंडेशन यही है दैट इफ द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज इनकम्प्लीट देन देयर गो सम एडिशनल बॉन्ड्स अपार्ट फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड्स। हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में काफ़ी डिस्कस किए हैं इससे पहले के एपिसोड्स में। Apart from the covalent bonds, they have some additional bond to fulfill their demands, right? Like we people used to have some multivitamins or some supplements, specifically old aged people, जो जिनकी उम्र थोड़ी हो गई है, तो वो as supplements लेते हैं because their body is not able to absorb enough amount of micronutrients basically, ठीक है ना। तो यहाँ पर if demand is not fulfilled, if demand is not satisfied, if the central atom is not happy with the existing covalent bonds, then they undergo the adaptation bond, and out of the adaptation 3 bonds, back bonding, bridge bonding and banana bonding. This is the one of them that we are studying right now. चलिए, तो हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स बताए इसके, BF3, BCl3, BBr3, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब आगे देखो एक बार आप लोग बात को, यहाँ समझिएगा एक बार। बोरोन जो है, बोरोन, उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या बोलते हैं? 1s2 2s2 2p1। ये कॉन्फ़िगरेशन उसका कब होता है? ये कॉन्फ़िगरेशन उसका होता है ग्राउंड स्टेट में। कौन से स्टेट में होता है? ग्राउंड स्टेट में। 1s2 2s2 2p1 ग्राउंड स्टेट में। अगर मान लो बोरोन एक्साइटेड स्टेट में है, देखिएगा
1s2, 2s2। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, ये बात मैं पिछले एपिसोड्स में समझा चुका हूं, बट फिर भी आपको बता देता हूं कि एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर से अनपेयर होना चालू हो जाते हैं, उनके सबसेल चेंज होते हैं। एक्साइटेड स्टेट में कभी शेल चेंज नहीं होता है, सबसेल चेंज होता है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये जो p आपके पास में थे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, तो एक्साइटेड वर्जन में क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा। तो आप एक्साइटेड स्टेट को जिस तरीके से बना सकते हैं, 1, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 और 1, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरोन। एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरोन। एक्साइटेड है किस चीज के लिए, टू फॉर्म द बॉन्ड्स। किससे बॉन्ड बनाना है इसको, जो से बॉन्ड बनाने आएंगे, कौन, एनी एटम, राइट। तो मान लीजिए क्लोरीन यहां पर बॉन्ड बनाने को आया, तो क्लोरीन ने यहां बॉन्ड बनाया, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्लोरीन, ये यहां पर क्या बच जाएगा हमारे पास में, तो ये बच जाएगा एक वैकेंट ऑर्बिटल। ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, बच जाएगा एक वैकेंट ऑर्बिटल। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जब बोरोन हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जिसमें चाहे हाइब्रिडाइजेशन होता हो या कुछ और होता हो, हम ये भी जानते ही है ना, हम ये भी जानते हैं कि जो BCl3 है उसमें बोरोन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। इसका मतलब क्या, 1p ऑर्बिटल इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इनटू बॉन्डिंग, दैट इज द वैकेंट। ये आपको यहां भी दिख रहा है, p ऑर्बिटल इज वैकेंट। एक p ऑर्बिटल जो है वो आपके पास में क्या पड़ा है, खाली पड़ा है, राइट, वैकेंट खाली पड़ा है। तो अब हम आगे चीजों को समझते हैं कि अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या हो सकता है। तो देखो यहां हमारे पास में बोरोन है, अच्छा उससे पहले बोरोन की बात बाद में करेंगे। एक बात बताओ, मान लो एक बर्तन है कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है। ये बीच में हमारे पास में एक खाली बर्तन है, लेट्स सी वैकेंट वेसल, या हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, खाली बर्तन है ना, खाली बर्तन, खाली बर्तन। कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहीं से आपका बैक बॉन्डिंग क्लियर हो जाएगा, इजीली क्लियर हो जाएगा। और अगर मान लो ये यहां पर बाकी बर्तन पानी से भरे हुए हैं, इट हैज वाटर, भरे हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं ना, पानी से भरे हुए, ठीक है। तो अब होगा क्या, अगर आप इस पूरे सिस्टम को एक प्लेन में रख दें, एक इक्वल लेवल पर ले जाकर रख दें, जमीन पर रख दें, तो क्या होगा, तो आप कॉमन सेंस से आप खुद कह देंगे कि सर ये होगा कि यहां से पानी, यहां से जो पानी है वो यहां पर फ्लो करेगा, ऐसे यहां से फ्लो करेगा, प्लेन पे रखा हुआ है तीनों को, और कब तक फ्लो करेगा, जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए, है ना। ये समझ रहे हैं ना आप लोग कॉन्सेप्ट, ये पानी ऐसे फ्लो करेगा, इससे इसमें फ्लो करेगा, ठीक है। और कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए, राइट। तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं कि यहां से ये कंटेंट इधर फ्लो करेगा, ठीक है, until equilibrium is established।
जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक ये होता रहेगा। तो ये कब तक होगा? अंटिल इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, जब तक साम्य स्थापित ना हो जाए तब तक, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक ये काम होता रहेगा। अब आप इसी सिचुएशन से अगर कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में ऐसा ही सिस्टम होता है किसमें BCl3 को देखो, मान लो ये बोरोन है, किससे कनेक्टेड है? यहाँ क्लोरीन से कनेक्टेड है, यहाँ क्लोरीन से कनेक्टेड है। ये तो पता ही है ना, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है इसे, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि हर क्लोरीन के पास में क्या होगा? लोन पेयर्स होंगे। 1 सेकेंड, एक से बॉन्ड बना लिया, बाकी लोन पेयर से, एक से बॉन्ड बना लिया, बाकी लोन पेयर से, एक से बॉन्ड बना लिया, बाकी लोन पेयर से, ठीक है। तो क्या होता है कि जो, हाँ यहां देखते जाइए, आराम से देखिए, इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या बोला? sp2। और यहां पर मेरे पास में क्या है? यहां पर मेरे पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल है। कुल मिला के बोरोन जो है एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और वो वैकेंट ऑर्बिटल एक खाली बर्तन की तरह काम कर सकता है, isn't it? लाइक एन एम्प्टी वेसल, खाली बर्तन की तरह हो सकता है, isn't it so? जैसा यहां था कुछ वैसा ही यहां पर है। तो क्या होता है, समझिएगा कॉन्सेप्ट, कुछ ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये यहां से इस ऑर्बिटल में आते हैं, यस। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां इस ऑर्बिटल में आते हैं, और इसी केस को हम लोग बैक बॉन्डिंग कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर रीज़न क्या है उसका? रीज़न ये है कि जो सेंट्रल एरिया है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम है, जो पेरिफेरल एरियाज है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा है। तो पेरिफेरल एरिया से सेंट्रल एरिया में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, पेरिफेरल एरिया से सेंट्रल एरिया में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। बात समझ रहे हैं आप लोग? ये पेरिफेरल एरिया है, इससे सेंट्रल एरिया में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ताकि इसकी जो नीड है, जो बोरोन आपको दिख रहा है, इसकी जो नीड है वो नीड क्या हो सके? फुलफिल, ठीक है। आगे और समझते हैं इसको, देखिएगा आप लोग एक बार। तो जो बोरोन हमारे पास में है और ये 3 क्लोरीन से कनेक्टेड है, तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हर एक एटम से यहां पर आ गए, तो यहां पर क्या आ जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बैक बॉन्डिंग किसके बीच में हो रही है? ये ऑब्वियस सी बात है कि ये यहां पर p ऑर्बिटल था, यहां पर क्या था? वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल। और यहां पर क्लोरीन के पास में जो लोन पेयर था, अगर आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो आपको वहां से ध्यान चलेगा कि क्लोरीन में भी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? लोन पेयर इन p ऑर्बिटल। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो 7 फेरे नहीं तोड़ा, ठीक है ना, लोन पेयर इन p ऑर्बिटल, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें जो हम लोग ध्यान रख सकते हैं वो क्या, कि यहां पर किस टाइप की ओवरलैपिंग है? PP ओवरलैपिंग। किस टाइप की ओवरलैपिंग है? यहां पर हियर वी हैव PP ओवरलैपिंग। क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो p ऑर्बिटल्स में है। बोरोन जो वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में घूम रहा है वो भी आपके पास में p ऑर्बिटल्स ही है कि नहीं है? तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गई। अच्छा, क्या हो जाएगा इससे? एक और चीज़ हो जाएगी, क्या हो जाएगा?
बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि पहले सिंगल बॉन्ड था, अब इसमें क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया है, पार्शियल डबल बॉन्ड। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है, एक इंटरेस्टिंग बात पता है, क्या इंटरेस्टिंग बात है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर आपस में इन्वर्स में होते हैं। मतलब बॉन्ड लेंथ इन्वर्स टू द बॉन्ड ऑर्डर। मतलब अगर मेरे पास में बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है, अगर ऑर्डर बढ़ गया तो लेंथ कम हो जाएगी, पहले एपिसोड्स में बता चुका हूं मैं। तो इससे हम लोग क्या समझते, इससे समझेंगे कि बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस बॉन्ड लेंथ। कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स में आपको सिखाते हुए चल रहा हूं ताकि आप एक्सेप्शनल परफॉर्म कर सके अपने एग्जाम्स में, एक्सेप्शनल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था, इतना क्लियर है? हालांकि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को वापस बता देता हूं ताकि आप उन चीज़ों के साथ में कनेक्ट कर पाए। क्या? देखो, हमने कहा BF3, BCl3, BBr3 और Bi3, इन सभी में जो बोरोन आपके पास में है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो जो पेरिफेरल एटम्स हैं वो लोन पे ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रही है? तो यहाँ हो रही है ओवरलैपिंग 2p के बीच में। क्यों? फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है ना, तो उसका 2p ऑर्बिटल ही यहाँ पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ये वाली ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रही है? तो ये हो रही है 2p 3p के बीच में। ये वाली ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रही है? तो ये हो रही है 2p 4p के बीच में। और ये वाली जो आखिरी वाली ओवरलैपिंग है किसके बीच में हो रही है? तो ये हो रही है 2p और 5p के बीच में, है ना, क्योंकि आयोडीन है तो वहाँ 5p वाला पोर्शन काम करेगा। अच्छा, एक बात बताओ, मान लीजिए आप 10, छोड़िए, मान लीजिए आप 2 नंबर के 2 नंबर तो बहुत कम हो जाएगा, जिस एज में आप 6 नंबर के जूते पहनते हैं ना, 6 नंबर के, और आपको आपके घर वाले 10 नंबर के जूते लाके दे दे, जूते मारे नहीं, लाके दे दे, तो क्या वो जूते आपको फिट आएंगे? आप कहोगे नहीं। क्या वो जूते पहन के आप चल सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके पैरों के साथ में बेटर ओवरलैप नहीं कर पा रहे। समझ रहे ना आप लोग? बेटर ओवरलैप नहीं कर पा रहे। मान लीजिए आपकी कमर की साइज है 30, है ना, 30 है, और घर वाले ने आपको 42 साइज की जीन्स ला के दे दी और उसको पहन के आप मार्केट में चले गए। हाँ, कितना मजा आएगा ना, धन्य हो जाएंगे आप, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो जीन्स आपके नीज तक पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो रही। हम जब भी, जैसे मान लो ये टी शर्ट जो मैंने पहन रखी है, ये टी शर्ट मेरी साइज की है, ये टी शर्ट मेरे साथ में बेटर ओवरलैप किए हुए है ना, क्योंकि मेरा और इस टी शर्ट का साइज नियरली क्या है, सेम है, इजंट इट सो? तो यहाँ पर जो सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी वो कहाँ पर होगी? इन दोनों में। क्यों? वी हैव, क्या है यहाँ पर? सेम ऑर्बिटल्स, 2p 2p। ये थोड़ा बहुत काम चलाऊ है, ये यहाँ पे काम थोड़ा कम चलेगा और यहाँ पर तो काम बहुत ही कम चलेगा। ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि BF3, BCl3, BBr3 और BI3 में सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग कहाँ हुई है? मैं इसका आंसर आपसे जानना चाहूँगा। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, यू नो वेयर टू कमेंट। ठीक है ना? तो आपको क्या बताना पड़ेगा यहाँ पर कि विच मॉलिक्यूल इज अंडरगोइंग मोस्ट इफेक्टिव ओवरलैपिंग, कहाँ पर सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग हुई है। तो कॉमन सेंस की बात है, आप ये कह सकते हैं BF3, BCl3, BBr3 और BI3, ये ओवरलैपिंग की इफेक्टिवनेस है। ठीक है, ये मेरे पास में क्या है?
इफेक्टिवनेस ऑफ द ओवरलैपिंग। ठीक है, बिकॉज फ्लोरीन इज स्मॉल इन साइज, तो यहाँ पर 2p ओवरलैप हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है 2p5p, है ना। इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट दिस इज लीस्ट इफेक्टिव ओवरलैपिंग, लीस्ट इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि बैक बॉन्डिंग से, शब्दों पे गौर करिएगा, बैक बॉन्डिंग से किसकी जरूरत इफेक्टिवली पूरी हो गई, कहां पर सबसे इफेक्टिव जरूरत पूरी हो गई, तो आप कहेंगे BF3 में। क्यों? क्योंकि वहां पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल देंगे कि ये तो क्या हो गया, लीस्ट सेटिस्फाइड मॉलिक्यूल, लीस्ट सेटिस्फाइड मॉलिक्यूल। और ये जो मेरे पास में जो BF3 है वो क्या हो जाएगा, मोस्ट सेटिस्फाइड मॉलिक्यूल, मोस्ट सेटिस्फाइड। ठीक है, BI3 मेरे पास में क्या है, लीस्ट सेटिस्फाइड। ठीक है, लीस्ट सेटिस्फाइड मॉलिक्यूल। और जो BF3 है दैट विल बी मोस्ट सेटिस्फाइड। उसका बोरोन कहता है कि मजा आ गए, अब हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, वो क्या क्वेश्चन है देखिए, जोश बनाए रखिए, पूरे फोकस के साथ में कंटेंट देखिए, मजा आएगा, सुकून मिलेगा कि हमने आज बहुत कुछ सीखा, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज, है ना। चलिए, तो क्या क्वेश्चन आता है, कंपेयर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरोन हैलाइड्स, ऐसा क्वेश्चन आता है। बोरोन को जो हैलाइड्स हैं उनकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है, किसकी, बोरोन के हैलाइड्स की। ठीक है, अब आप लोग सोचिए और बताइए मुझे, फिर मैं आपको बताता हूं। लुईस एसिडिक मतलब, लुईस एसिड मतलब होता क्या है, a molecule which wants to accept electron, या वांट कह दो, या आप कह दो कि कोई सा भी ऐसा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसको हम लोग कहते हैं लुईस एसिड, समथिंग विच वांट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। आगे पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में, बट a molecule which would like to accept the electrons is Lewis acid, right? अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछता हूं, तो आपको पता है BF3 में, BCl3 में, BBr3 में और BI3 में जो सबसे सेटिस्फाइड था अपने बॉन्डिंग के साथ में, अपने रिलेशन के साथ में, वो कौन था, BF3, वेरी सेटिस्फाइड। बट BI3 wasn't satisfied with its relation, बोरोन और आयोडीन में जो रिश्ता था वो इतना इफेक्टिव नहीं था, दे नॉट सेटिस्फाइड। नए दोस्त कौन बनाना चाहेगा, BI3। ये खुश है, सेटिस्फाइड है, ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, यस, इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। ये कहा कि यार फ्लोरीन जो है वो मेरा ही साइज़ का है और मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, सब बढ़िया है, रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट है, तो इस इलेक्ट्रॉन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है इसकी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सेटिस्फाइड ही नहीं है, ये चाहेगा कि कोई और मेरी जीवन में आए, कोई मेरी ज़िंदगी में आए, ताकि मैं सुकून के साथ में जी सकूँ। तो इसका ऑर्डर ये होता है। 90% बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ऑर्डर ये लगाते हैं, सब BCl3
ये ऑर्डर जो है ना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत ऑर्डर है। क्यों? लोग ये सोचते हैं कि ये फ्लोरीन सर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बोरोन से ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो बोरोन फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। कॉन्सेप्ट ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द कॉन्सेप्ट। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने में दिलचस्पी किसकी होगी? वो होगी Bi3 की, और सबसे कम Bf3 की। कोई दिलचस्पी नहीं, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। सबसे कम दिलचस्पी किसमें है? Bf3 में। सबसे ज़्यादा, ठीक, क्लियर है इतना? चलिए अब एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए जो पूछते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। कंपेयर बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ। आपको बोरोन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। मैं दो मॉलिक्यूल्स के ऑप्शन आपको दे रहा हूं, देखिए। ठीक है, तो दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। आप सोच सकते हैं क्या होगा इसमें। पहले तो बताइए कि कहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। नाइट्रोजन इसको अपना लोन पेयर दे दिया, बोरोन अब कितने बॉन्ड बना रहा है? 4, या नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज। बोरोन विद नेगेटिव चार्जेस कार्बन, नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्जेस कार्बन। जब ऐसी कंडीशन है, देखिएगा एक बार, H H H और इलेक्ट्रॉन दे दिया B F F F। अब इसका ऑक्टेट क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो मतलब जो 2p ऑर्बिटल पहले खाली था उसी में तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया नाइट्रोजन से, तो ये खुश है, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, सेटिस्फाइड है, हैप्पी। तो इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट। और जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये बैक बॉन्डिंग में कोई इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसका, भाड़ में जाओ, नो इंटरेस्ट एट ऑल। जबकि ये स्टिल इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट से क्या होगा? बैक बॉन्डिंग होगी। बैक बॉन्डिंग से क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने से क्या होगा? बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। और जब बॉन्ड लेंथ आपके पास में, सही कह रहा हूं क्या मैं? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आपके पास में एक धागा है जो 10 सेंटीमीटर का है, धागा 10 सेंटीमीटर, इसको डबल कर दो, 5 सेंटीमीटर का रह गया, ऑर्डर कितना हो गया? उसका डबल हो गया। तो जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो कंपेयर कर सकते हैं दोनों में, जे एडवांस काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हैं इनको, बट कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन KVPY, इट ऑल्सो हेल्प इन ओलंपियाड्स, इट ऑल्सो हेल्प इन JEE मेन, नीट एंड एवरी एग्जाम। यू शुड हैव वेरी कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो कहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है? लेंथ की बात की जाए, लेट्स सी इफ यू कंपेयर द लेंथ, तो लेंथ कहाँ ज़्यादा है? BF3 में ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? NH3BF3 कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में। लेंथ सही बोला क्या? सही बोला? नहीं, गलत बोला। क्यों? हमने कहा कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या ज़्यादा है फिर? क्या ज़्यादा है? तो ज़्यादा क्या है? बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। यहाँ पर बॉन्ड जो होगा उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, जैसे अपन देख चुके हैं। यहाँ पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड रहेंगे। और अगर लेंथ की बात की जाए, लेंथ की बात की जाए तो लेंथ BF3 NH3 जो कॉम्प्लेक्स है उसमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है इन कंपेयर टू BF3।
बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, और जब बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास में बढ़ता है तो उससे बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज लेट मी नो अबाउट दिस। चलिए, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। देखो क्वेश्चन क्या है। When water is added in boric acid, what happens of BO, मतलब बोरोन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। वाटर आपने ऐड किया है किसमें? बोरिक एसिड में। तो इस केस में बोरोन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है वो एक बार हमें देखना है, समझना है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, खुद कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं और सीख सकते हैं। खैर, ये रहा बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड होता है, ठीक है। इस बोरिक एसिड में ट्रेन चलती है, मजा आता है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो रखे हैं थोड़े बहुत, फिर यहाँ से ट्रांसफर हो रखे हैं थोड़े बहुत, यहाँ से भी, है ना। बैक बॉन्डिंग हो रखी है यहाँ पर। बैक बॉन्डिंग क्यों हो रखी है? बिकॉज बोरोन जो है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग हो रखी है यहाँ पर। बैक बॉन्डिंग क्यों हो रखी है? उसका रीजन क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बैक बॉन्डिंग का रीजन क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। हम देखो, ठीक है। अगर मान लो, समझिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो हम यहाँ वाटर ऐड कर देते हैं, तो वाटर के पास में लोन पेयर है। अब ठीक है, यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रखी है, बट बैक बॉन्डिंग इज टेम्पररी। हाँ, ये परमानेंट बॉन्ड तो है नहीं, ठीक है। जब प्यास ज़्यादा लग रही तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए पानी का टैंकर मंगवा लिया अपन ने, या पानी नहीं आ रहा तो पानी का टैंकर मंगवा लिया। वी नीड सम परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ इट। तो क्या होता है कि जैसे ये कंडीशन वाटर आप ऐड करते हैं, यहाँ लोन पेयर है, ये लोन पेयर फटाक से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं, और जब ट्रांसफर करते हैं तो कुछ ऐसी कंडीशन आती है, बी OH 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 O पॉजिटिव चार्ज HH। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कॉन्सेप्ट समझिएगा एक बार आप लोग, है ना। रटने के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो इसने अब कितने बॉन्ड बना रखे हैं? देखो 1 2 3 4, तो इसका क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट। तो ऑक्टेट कंप्लीट जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा? उससे बैक बॉन्डिंग जो पहले थी वो खत्म हो जाएगी। उससे क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर, जैसे ही बैक बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने की जगह कम हो जाएगा, और उससे एट द एंड क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब बोरिक एसिड में जो नॉर्मली बोरोन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होती है वो वाटर ऐड करने पर हमारे पास में बढ़ जाएगी। दिस इज द सुपर्ब क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर है सब लोग? पक्का? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि चीज़ें किस तरीके से काम करती है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बैक बॉन्डिंग को थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, बैक बॉन्डिंग जो है
उसको आप मेनली दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो क्या, एक तो होता है पेरिफेरी टू सेंटर, जो अभी तक अपन ने देखा। एक तो होता है पेरिफेरी टू सेंटर, मतलब पेरिफेरल एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं किस तरफ, सेंट्रल एटम की तरफ, ठीक है ना। और एक हो सकता है सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एडवांस है, जो भी हम लोग यहां सीखना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस है जी, थोड़ी सी एडवांस है, बट मजा आएगा जब सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है इसमें। इसका एग्जाम्पल हम लोग ने देख लिया। एग्जाम्पल क्या था इसका, जैसे BF3 देखा आपने, BCl3 देखा, BBr3 देखा, Bi3 देखा, BOH होल थ्राइस देखा, ये सब इसी के एग्जाम्पल्स। पेरिफेरी टू सेंटर यहां पर हो रहा था। एक होता है सेंटर टू पेरिफेरी, उसके एग्जाम्पल देखो एक बार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सेंटर टू पेरिफेरी, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे यहां पर तो हम लोगों ने क्या बोला, दैट ऑक्टेट ऑफ सेंटर एटम इज इनकम्प्लीट, ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज इनकम्प्लीट, ये हमने बोला। और हमने क्या बोला, पेरिफेरल एटम्स के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। और हमने क्या बोला, पेरिफेरल एटम्स के ऊपर लोन पेयर है, और जो सेंट्रल एटम है उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वहां लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। यहां पर मेरे पास में क्या है, सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब सेंट्रल जो एटम होगा उसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जितने होने चाहिए नॉर्मली उससे ज्यादा है। मतलब क्या, सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर, जो सेंट्रल एटम है उसके पास में लोन पेयर है, एंड वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑन पेरिफेरल एटम। ये वाला जो पेरिफेरी टू सेंटर मतलब बाहर से अंदर की तरफ आता है, और ये अंदर से बाहर की तरफ जाता है, ठीक है ना, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या होगा इसमें, जो सेंट्रल एटम होगा एटम, उसके पास में लोन पेयर है, और वैकेंट ऑर्बिटल कहां पर है, पेरिफेरल एटम्स के पास में। एग्जाम्पल देखना है इसके ऊपर, एग्जाम्पल्स, NSiH3 होल थ्राइस, C-Cl3, OSiH3 का ट्वाइस, और आप कह सकते हैं OCl2। ये प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप सिंसियरली नोट डाउन करिएगा। यहां पर एक लोन पेयर है, यहां पर भी एक लोन पेयर होगा, क्योंकि कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में नॉर्मली 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज आया तो 5 हो गए, 3 बॉन्ड बनाया, 5 में से 3 से बॉन्ड बना लिया, 5 से 3 बॉन्ड बन गया, एक लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास तो पता ही है आपको, वरदान मिला हुआ है लोन पेयर्स का शुरू से ही, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है और इंपॉर्टेंट भी है कि कैसे ये चीज काम करती है, देखना एक बार, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल ले लिया इसका, N लोन पेयर है, SiH3 का होल थ्राइस, ठीक है। अब यहां तो मेरे पास में क्या है, लोन पेयर, और जो सिलिकॉन है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। आप जानते हैं ना सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, नहीं सल्फर, फिर क्लोरीन एंड सो ऑन, राइट। और ये जो मेरे पास में है थर्ड पीरियड एलिमेंट है ना। कितनी बार तो आपको एलिमेंट्स के नाम याद नहीं रहते, बताओ, इस लेवल पे पहुंच जाते हो आप केमिस्ट्री में।
कि आपको ये नहीं पता कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से हैं। ये भी एक लेवल है अपना, है ना। और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में क्या होगा, इसमें होगा वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। मतलब आप समझिएगा, यहां पर जो मेरे पास में ओवरलैपिंग हुई थी वो कौन सी थी, पेरिफेरी टू सेंटर में पीपी हुई थी, पीपी हुई थी। मतलब आप उसको क्या कह सकते हो, पी पाई ओवरलैपिंग कह सकते हो, ये तो कहोगे। यहां पर लोन पेयर कहां जा रहा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में, तो यहां ओवरलैपिंग कौन सी होगी, पी पाई डी पाई। जिसमें सेंट्रल एटम से लोन पेयर कहां जा रहा है, पेरिफेरल एटम्स पर, तो उस ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, पी पाई डी पाई काइंड ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। पी पाई डी पाई टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को। चलो देखो एक बार क्या होता है इसमें। ये हमारे पास में लेट्स सी नाइट्रोजन है, ये इसका लोन पेयर, यहां पर ये सिलिकॉन है जो 4 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, यहां पर ये सिलिकॉन है जो 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, तो 4 बॉन्ड बन गए इसके। यहां पर ये सिलिकॉन है जो कनेक्टेड है। अब यहां देखिएगा आप लोग, यहां लोन पे वैकेंट ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5। यहां भी डी ऑर्बिटल्स, यहां भी डी ऑर्बिटल्स। तो क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो है वो इनमें चली जाएगी, ऐसे मूव करें थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स धुआं है। कई लोग ये सोच सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं, इतने सारे ऑर्बिटल्स में कैसे जाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो धुआं है, इलेक्ट्रॉन इज स्मोक। आगे अपन और समझेंगे इस चीज को। इलेक्ट्रॉन एक धुआं है, तो थोड़ा सा धुआं इसमें चला गया, थोड़ा सा धुआं यहां चला गया, थोड़ा सा धुआं यहां चला गया, कुल मिला के बॉन्ड बन गया। ये कंडीशन आप कुछ ऐसी कह सकते हैं इस मॉलिक्यूल की, कुछ ऐसी हो जाएगी, N SiS3 SiS3 SiS3, और ये जो बॉन्ड आपको यहां दिख रहा है ये पार्शियल बॉन्ड होगा, ये पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। और अब यहां पर लोन पेयर नहीं बचेगा, क्योंकि वो कहां चला गया, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में चला गया, ठीक है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बनता है, NCS3 होल थ्राइस और NSiS3 होल थ्राइस, इन दोनों के स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन, इन दोनों के स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो क्या होगा, यहां पर लोन पेयर है, कार्बन सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो यहां पर नो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग होगी ही नहीं, या आप कह सकते ओवरलैपिंग की बजाय आप बोलेंगे बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्ड। तो जो लोन पेयर नाइट्रोजन पर था वो लोन पेयर नाइट्रोजन पर ही रहेगा, क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड कितने, 3 बनाएगा, एक लोन पेयर 3 + 1 4, 4 का मतलब क्या, sp3। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर ये थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, तो इसमें क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो क्या होगा, बैक बॉन्डिंग। अगर बैक बॉन्डिंग होगा तो अब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर नहीं बच पाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3 + 0 = 3। तो यहां पर नाइट्रोजन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2, sp2, क्योंकि लोन पेयर यहां पर नहीं है।
इसको बोलते हैं हम लोग ट्राई एल्काइल अमीन। इसका जो नाम है वो क्या है, ट्राई। पूरे शिद्दत के साथ में पढ़िए भाई। टाइम पास तो दुनिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, टाइम पास बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ट्राई सिलाइल अमीन। अगर आपको इसको बोलते हैं ट्राई सिलाइल अमीन, ट्राई सिलाइल अमीन, ट्राई सिलाइल अमीन। अगर सुबह 5 बजे उठ के किसी पिकनिक डेस्टिनेशन पर जाना हो, 10 लोगों को जाना हो, तो 10 के 10 टाइम पे उठ जाते हैं। या 5 बजे उठ के कोई फ्लाइट पकड़नी हो जहाँ से आप पिकनिक पर जाने वाले हैं, तो आप उठ जाते हैं। सुबह उठकर मेहनत करनी हो, पढ़ाई करनी हो, कुछ काम करना हो, तो 5 बजे कोई नहीं उठेगा। बस यही डिफरेंस होता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में, बेसिक डिफरेंस। ठीक है, खैर। तो यहां पर ये जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, वो होगी P पाई D पाई। सेंटर टू पेरिफेरी किस किस में होती है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, OCl2 C-Cl3, इन सब में पॉसिबल है, ये सब में पॉसिबल है। ठीक है, किस टाइप की, P पाई D पाई। एक इसका P ऑर्बिटल होगा और उसका D ऑर्बिटल, कुछ ऐसे ओवरलैपिंग होगी। सेंटर टू पेरिफेरी, ये जो लोन पेयर हैं ये ट्रांसफर होंगे इधर, सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन CF3 माइनस, जिसमें आपको ये मानना है कि नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, और C माइनस मतलब CCl3 माइनस। आपको ये बताना है सिर्फ कि यहां पर कार्बन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है और यहां पर इस जगह पर कार्बन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर आपको पेरिफेरी टू सेंटर और सेंटर टू पेरिफेरी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं जितना एफर्ट आपके लिए हो सकता है वो पूरा एफर्ट मैं आपके लिए दे रहा हूँ। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे खुद के हालात क्या हैं, वो सब सेकेंडरी बातें हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ना है, आप डिमांड करते हैं कि नहीं सर आप हमें और ज़्यादा पढ़ाइए, तो मैं खुद का पूरा एफर्ट आपके लिए दे रहा हूँ। बस यही बात है, आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर एफर्ट्स जो आप पुट कर सकते हैं इन चीज़ों में। तो थैंक यू।